आप लोगों से एक ही विनती है, अगर ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें अगला एपिसोड बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगले दिन सत्यम उठा और फ्रेश होकर अपने पर्सनल जिम में चला गया। सत्यम का घर एक बहुत ही बड़ा मेंशन था। महल कह लो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसका घर एक महल जैसा ही था। सत्यम तीसरे फ्लोर पर रहता था। वो पूरा फ्लोर उसका अकेले का था। उसमें एक बड़ा सा रूम, एक स्टडी रूम, मिनी थिएटर, पर्सनल जिम, सब कुछ था। उसके फ्लोर पर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं थी, सिर्फ दो, उनके दादाजी और वहाँ काम करने वाले काका, जिनकी सत्यम बहुत इज्जत करता था। बस वो ही उसके फ्लोर पर जा सकते थे। उसके रूम की सफाई भी काका ही देखरेख करते थे। सत्यम जिम में एक्सरसाइज करके 1 घंटे के बाद अपने रूम में आया और शावर लेने के लिए चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद सत्यम पूरी तरह से रेडी था। ब्लैक कोट पैंट, वाइट शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, एक हाथ में महंगी घड़ी, चमचमाते हुए जूते, जेल सेट किए हुए बाल, हल्की हल्की बियर्ड। सत्यम बहुत ही आकर्षक लग रहा था। कोई भी लड़की उसको एक बार देख ले तो खुद को उसे सौंप दे, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी थी। सत्यम रेडी होकर नीचे आया। डाइनिंग टेबल के पास अविनाश जी बैठे हुए थे और कॉफ़ी पी रहे थे, साथ साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे। सत्यम ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और उनके पास चेयर खींचकर बैठ गया। काका ने उसे नाश्ता सर्व किया और सत्यम चुपचाप खाने लगा। अविनाश जी भी नाश्ता करने लगे। वो बार बार सत्यम की तरफ देख रहे थे, जो सत्यम भी महसूस कर रहा था, पर वो कुछ नहीं बोला। अविनाश जी उसे कुछ कहना चाहते थे, पर वो उसके गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जबकि वो उससे अपनी हर बात मनवा लेते थे। सत्यम उनकी बहुत इज्जत करता था और उन्हें प्यार भी बहुत करता था, इसीलिए उनकी हर बात मान जाता था। पर अविनाश जी को पता था कि अगर वो कुछ कहेंगे तो सत्यम उन्हें कुछ कहेगा नहीं, बस गुस्से में बिना नाश्ता किए हुए चला जाएगा। इसीलिए वो हिचकिचा रहे थे उससे कुछ भी कहने में। सत्यम उन्हें बिना उन्हें देखे नाश्ता करते हुए बोला, सत्यम कुछ कहना है आपको? अविनाश जी हाँ, पर पहले तुम नाश्ता कर लो। सत्यम ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपना नाश्ता खत्म किया। दोनों आकर लिविंग रूम में बैठ गए। अविनाश जी ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोले, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम मेरी बात के लिए मना नहीं करोगे, पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि अब तुम शादी कर लो। सत्यम ने कुछ भी नहीं कहा। वो बिना किसी भाव के उन्हें देखता रहा। तो अविनाश जी फिर से बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़की देख सकता हूँ, और अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। सत्यम ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बैठा रहा। तभी उसके दादाजी बोले, अविनाश जी बेटा, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए। सत्यम ने उनकी बात सुनी तो बोला, सत्यम आपको कुछ नहीं होगा, और रही बात मेरी शादी करने की तो मैं शादी कर लूँगा, बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। अविनाश जी ने उसे कुछ नहीं कहा। वो बहुत खुश थे कि सत्यम ने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है, चाहे कुछ टाइम बाद ही सही। उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहाँ पहुंचकर उसने राहुल को अपने केबिन में बुलाया और कुछ बोला तो राहुल हाँ में गर्दन हिलाकर वहाँ से चला गया। सत्यम अपने काम में लग गया, पर उसे बार बार नव्या का ख्याल आ रहा था कि पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ नव्या उठी तो उसके दादाजी उसके पास ही बैठे उसका सर सहला रहे थे। नव्या ने उन्हें देखा तो मुस्कुराकर उनकी गोद में सिर रखकर फिर आंखें बंद कर ली और बोली, नव्या गुड मॉर्निंग दादू। अखिलेश जी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? नव्या मैं ठीक हूँ दादू। ये बोलकर नव्या उठकर बैठ गई और अपने पेट पर हाथ रखकर मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, दादू भूख लगी है। ये बोलते टाइम वो इतनी मासूम लग रही थी कि उसके दादू भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसके गाल को प्यार से छुआ और बोले, आप जल्दी से नहाकर रेडी हो जाओ, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। ये बोलकर उन्होंने नव्या के केयर टेकर को इशारा किया तो वो नव्या को लेकर बाथरूम में चली गई। अखिलेश जी अपनी सोच में गुम हो गए। कुछ टाइम बाद नव्या को अखिलेश जी अपने हाथों से नाश्ता करवा रहे थे। रिया और नव्या के चाचा चाची भी वहीं मौजूद थे, जो ये सब देखकर मन ही मन जल भुन रहे थे। अखिलेश जी ने उसे नाश्ता करवाया और खुद भी नाश्ता करके नव्या की केयर टेकर को, शांता को उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर ऑफिस के लिए निकल गए। इधर राहुल सत्यम के केबिन में आया और उसे एक फ़ाइल देते हुए बोला, राहुल सर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इस फाइल में है। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई तो राहुल वो फाइल रखकर चला गया। सत्यम ने वो फाइल उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगा। पहले ही पेज पर नव्या की एक खूबसूरत सी तस्वीर थी, जिसमें वो बहुत ही मासूम लग रही थी। जी हाँ, सत्यम ने नव्या की पूरी इन्फॉर्मेशन राहुल से निकलवाई थी।
सत्यम ने उस फोटो को देखा तो मुस्कुरा दिया। अगर उस टाइम राहुल उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख लेता तो पक्का बेहोश हो जाता, क्योंकि सत्यम जैसा इंसान आज तक कभी भी नहीं मुस्कुराया था। सत्यम ने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने पूरी फाइल पढ़कर बंद कर रख दी और खुद से बोला, सत्यम, बस कुछ दिन प्रिंसेस, फिर तुम हमेशा मेरे साथ होगी। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे जान से मारने में मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपेंगे। ये बोलकर वो कुछ सोचने लगा, तभी उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल आ गई। फिर वो अपने काम में लग गया। ऐसे ही काम करते करते शाम हो गई। 7 बजे राहुल सत्यम के केबिन में आया और उसे चलने को बोला तो सत्यम वहाँ से निकल गया। घर पहुंचकर उसे शावर लिया और फिर अपने दादाजी के साथ बैठकर डिनर किया और अपने रूम में चला गया। ये उसका रूल था, चाहे कुछ भी हो जाए वो डिनर अपने दादाजी के साथ ही करता था। हाँ, कभी कभार जब ज़्यादा ज़रूरी काम से उसे जाना होता तो उसके दादाजी अकेले डिनर करते थे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जी भी ऑफिस से घर आ गए थे। उन्हें देख नव्या उनसे लिपट गई। उन्होंने उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने ठीक कहा, पर सच तो ये था कि आज फिर से चाची और रिया ने उसे परेशान किया था। फिर उसे धमकाकर दादू को कुछ भी ना बताने को कहा और वो मान भी गई। अखिलेश जी ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे उसके रूम में जाकर सुला दिया। उसे सुलाने के बाद वो जैसे ही उसे कंबल उड़ाने लगे, उनकी नज़र उसके बाजू पर पड़े उंगलियों के निशान पर गई, जो अब नीले पड़ चुके थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर उनकी बहू ने नव्या को परेशान किया है। उन्हें पता था कि वो और रिया उनके जाने के बाद नव्या को परेशान करते हैं और ये बात उन्हें शांता ने बताई थी, पर नव्या ने उन्हें कभी कुछ भी नहीं कहा। इसका रीज़न भी वो जानते थे, क्योंकि वो लोग नव्या को डरा धमका कर चुप रहने और किसी को कुछ भी ना बताने के लिए कहते थे। उन्होंने बहुत बार अपनी बहू और रिया को समझाया भी था, पर वो लोग नहीं मानी। वो लोग नव्या से नफरत करते थे। अखिलेश जी ने नव्या के हाथ पर दवाई लगाई और फिर उसे कंबल उड़ाकर चले गए। वो बहुत परेशान हो गए थे। वो सच में सोच रहे थे कि अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो नव्या का ख्याल कौन रखेगा। यही सब सोचते सोचते वो नींद की आगोश में चले गए। वहीं सत्यम अपने रूम की बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश भर रहा था। उसके हाथ में नव्या की पिक थी, जिसे वो एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में नव्या के लिए बेहिसाब प्यार और जुनून दिख रहा था। उसका मन नव्या को देखने के लिए बेचैन हो रहा था और अपनी बेचैनी कम करने के लिए वो सिगरेट पी रहा था। पर जब उसकी बेचैनी कम ना हुई तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गया। रात तकरीबन 12 बजे नव्या के रूम में खिड़की से एक साया अंदर आया। रूम में अंधेरा था, बस एक नाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बाकी नाइट बल्ब से थोड़ी सी ज़्यादा थी। उस साये ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई तो उसकी नज़रें बेड पर सिमट कर सोई हुई नव्या पर ठहर गई, जो इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। वो साया धीरे से चलकर नव्या के पास आया और बेड के पास घुटनों के बल बैठकर नव्या के मासूम से चेहरे को एकटक देखने लगा। उस साये ने नव्या के चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगलियों से एक साइड किया, जो कि नींद में उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। उस साये ने नव्या को देखते हुए धीरे से कहा, बहुत जल्द तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। तुम बनोगी इस सत्यम राठौड़ की बीवी, मिसेज नव्या सत्यम राठौड़। ये बोलकर सत्यम ने नव्या के माथे को चूम लिया। नव्या के चेहरे पर नींद में ही एक मुस्कान आ गई और उसने सत्यम का हाथ पकड़कर अपने गाल के नीचे रख लिया। उसकी मुस्कान देखकर सत्यम भी मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ नव्या से छुड़ाने की कोशिश की, पर नव्या ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा, बल्कि और उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली। उसकी नींद खराब ना हो जाए इसलिए सत्यम ने भी हाथ नहीं छुड़वाया, जबकि वो थोड़ा सा भी अगर जोर लगाता तो अपना हाथ छुड़वा सकता था। सत्यम वही नव्या के पास ही थोड़ी दूरी बनाकर लेट गया और उसके चेहरे को प्यार से देखने लगा। कुछ टाइम बीत गया होगा कि नव्या नींद में ही सरक कर सत्यम से बिल्कुल चिपक कर लेट गई। सत्यम और नव्या का चेहरा बहुत पास था। सत्यम के चेहरे पर नव्या की गर्म सांसें पड़ रही थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। सत्यम की नज़र नव्या के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर ठहर गई। उसका मन किया कि वह उसके होठों को चूम ले,
पर उसने खुद को कंट्रोल किया, पर कमबख्त नज़र बार बार उसके होठों पर ही जाकर ठहर जा रही थी। जब सत्यम से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने नव्या के होठों को अपने होठों से धीरे से छू लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वहीं सत्यम का हाथ जब नव्या की बाजू पर लगा तो नींद में ही नव्या की सिसकी निकल गई। सत्यम ने जब नव्या की आवाज़ सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा। नव्या के चेहरे पर नींद में भी दर्द दिखाई दे रहा था। सत्यम की नज़र उसके हाथ पर गई तो उस पर उंगलियों के निशान जो अब नीले पड़ चुके थे देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। सत्यम ने धीरे से उसके बाजू को अपनी उंगलियों से छुआ और धीरे से अपने होंठ उसके बाजू पर रख दिए। उसने धीरे से नव्या को पकड़कर अपने ऊपर लिटा लिया और उसकी कमर और पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नव्या ने भी सत्यम की कमर को पकड़ा और उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर उसके ऊपर उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। सत्यम की आंखों में गुस्सा था। उसे अपनी प्रिंसेस के ऊपर एक खरोंच तक बर्दाश्त नहीं थी और यहाँ उसके बाजू पर पूरे उंगलियों के निशान नीले पड़े हुए थे। सत्यम नव्या को पकड़े खुद से बोला, जिसने भी ये किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आई प्रॉमिस यू प्रिंसेस, आज के बाद कभी भी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अगर किसी ने कोशिश की तुम्हें चोट पहुंचाने की तो उसका सबसे पहले सामना सत्यम राठौड़ से होगा। ये बोलकर उसने नव्या के बालों को चूम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ टाइम के बाद वो भी नींद की आगोश में चला गया। वहीं नव्या को तो कुछ पता ही नहीं था कि वो किसके साथ या फिर किसके ऊपर सोई हुई है। सुबह 4 बजे सबके उठने से पहले ही सत्यम जैसे आया था वैसे ही चला गया। ऐसे ही 5 दिन निकल गए। सत्यम रोज़ रात को नव्या के घर उसके रूम में आता और उसे अपने बाहों में लेकर सुकून से सो जाता था। नव्या भी नींद में सत्यम के ऊपर उसके सीने से लगकर सोई रहती थी। वहीं रिया ने बहुत कोशिश की थी सत्यम से मिलने की, पर उससे मिलना इतना आसान थोड़ी था। उसने अपने माँ पापा को कहा कि वो लोग सत्यम से उसकी शादी करवा दें, तो उसके पापा ने कहा कि वो सत्यम के दादाजी और नव्या के दादाजी से बात करेंगे। रिया बहुत खुश हो गई कि उसकी शादी सत्यम से होगी, पर उस बेचारी को कहाँ पता था कि उसका ख्वाब बनकर ही रह जाएगा।